हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग ऑप्टिक्स में 9th लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले 8 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं ऑप्टिक्स चैप्टर में। सारे लेक्चर्स डिटेल में हो रहे हैं, सारे टॉपिक्स हम डिटेल में कवर कर रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर के। तो सारे वीडियोस को अच्छे से देखो, आई होप तुमको सब कुछ समझ में भी आ रहा है। तो 9th लेक्चर में हम लोग जो पिछले लेक्चर में हमने 8th लेक्चर में प्रिज्म का पार्ट स्टार्ट किया था, उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे और थोड़ा कुछ और चीज़ों को समझेंगे प्रिज्म के बारे में। जैसे स्पेशली हम थिन प्रिज्म्स को आज समझेंगे। हमने नॉर्मल यूजुअल प्रिज्म्स को देख लिया, यूजुअल प्रिज्म्स के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लिया। मैं तुमको कुछ रिकॉल करा देता हूँ पिछले लेक्चर का। जैसे सपोज मेरे पास एक ये प्रिज्म है, यूजुअल प्रिज्म है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है A, और इस पे से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है। तो ये सपोज मेरा नॉर्मल है, तो ये बन गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रे ऑफ लाइट बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ओवरऑल ऐसा रिफ्रैक्शन प्रिज्म से हमको देखने को मिलता है। और ये अपना एंगल ऑफ इमर्जेंस, अपनी लाइट ओरिजिनली यहाँ जा रही होती है, प्रिज्म के आने के वजह से लाइट यहाँ जाने लगी, तो इसको हमने नाम दिया था एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। ठीक है, तो इतने एंगल्स या इन चारों एंगल्स में हमने एक रिलेशन डिराइव किया है, एंड द रिलेशन इज I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। ये रिलेशन हमने डिराइव किया है, या इसी को तुम और तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए बेसिक प्रिज्म के बारे में। जो यूजुअल प्रिज्म्स होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन का हमने डिराइव किया। ठीक है, दूसरा और एक चीज़ हमने देखा था, ये डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। 4 फैक्टर्स का बात किया था। जैसे पहला फैक्टर था, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस डेल्टा ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये सब पिछले लेक्चर का रिवीजन चल रहा है, क्योंकि उसके बिना आज का लेक्चर हो नहीं पाएगा। अगर तुमने ऑलरेडी देखा है तो तुम वीडियो को थोड़ा भगा दो, ये रिवीजन पार्ट मतलब 2 मिनट स्टार्टिंग का, बाकी तो और ज़्यादा नहीं। और अगर नहीं देखा है तो यहाँ रिवीजन भी कर लो, तो शायद तुमको कनेक्शन बन जाए। ठीक है, बेटर होगा कि तुम देख के आओ पिछला लेक्चर। और हमने देखा था दैट इफ़ एंगल ऑफ प्रिज्म A इंक्रीजेस देन ऑल्सो डेल्टा इंक्रीजेस। और फिर हमने देखा था थर्ड फैक्टर, दैट इफ़ वेवलेंथ इंक्रीजेस डेल्टा डिक्रीजेस, और उसका उल्टा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो डेल्टा इंक्रीज होगा। एंड लास्ट फैक्टर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे देखा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया तो हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। ये ग्राफ में डेल्टा की एक मिनिमम वैल्यू आती है, जिस पे, या तुमको मैं थोड़ा ओवरऑल वेरिएशन बता देता हूँ। जैसे जैसे मैं I को कम से ज़्यादा करता हूँ, यहाँ जैसे जैसे I बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, पहले डेल्टा ज़्यादा था, डेल्टा कम हुआ, मिनिमम हुआ, फिर और I बढ़ाया तो अब डेल्टा बढ़ने लग गया। यानी हर एक डेल्टा वैल्यू पे, जैसे ये डेल्टा वैल्यू है, तो इस डेल्टा वैल्यू के लिए देखो ज़रा ध्यान से, 2 I वैल्यूज़ हैं, और वो दोनों I वैल्यूज़ मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया है, वो I और E के वैल्यूज़ होते हैं। ये जो एंगल I और ये जो एंगल E। ठीक है, एक ही रे यहाँ से भी इंसिडेंट हो सकती है, और इसी को यहाँ से अगर इंसिडेंट कराए तो भी सेम पाथ फॉलो करेगा, तो भी सेम डेल्टा आएगा। तो एक ही डेल्टा के लिए 2 एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हमको मिलते हैं, तो इसलिए ये I है। और इस पर्टिकुलर के लिए जो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, वो E और I दोनों सेम होते हैं, क्योंकि इस वाले डेल्टा के लिए एक ही I वैल्यू है ना। एंगल तो 2 बनने वाले हैं, इधर और इधर, तो एक ही होने का मतलब क्या है, उन दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इतनी कुछ चीज़ें हमने की थी। और एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था हमने, अगर तुमको पता हो, प्रिज्म फॉर्मूला, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। सो फार सो गुड, इतना कुछ हमने डिराइव किया है फॉर प्रिज्म्स। ठीक है, आई होप तुमको ये सब याद होगा बहुत अच्छे से। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थिन प्रिज्म्स। ध्यान से सुनो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज थिन प्रिज्म्स। थिन प्रिज्म्स मतलब एकदम पतले प्रिज्म्स। ऐसे प्रिज्म्स पतले, इतने पतले प्रिज्म्स की एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। मतलब ये 10 डिग्री के ऊपर भी नहीं जाएगा। 10 डिग्री समझता है ना एंगल कितना छोटा होता है, मतलब ये प्रिज्म काफ़ी पतला होगा, काफ़ी पतला प्रिज्म होगा। ठीक है, इन थिन प्रिज्म्स के लिए हमको कुछ फॉर्मूला डिराइव करना है, और थिन प्रिज्म्स का हमको डिस्पर्सिव पावर डिराइव करना है। ठीक है, कुछ टर्म्स और कुछ
दूसरा टर्म डिस्पर्सिव पावर, जैसे मैं तुमको यहाँ लिख के दे देता हूँ, हमको पढ़ना है, ध्यान से देखो। थिन प्रिज्म के लिए हमको डेविएशन फॉर्मूला डिराइव करना है, डेविएशन फॉर्मूला, ठीक है। फिर हमको मीन डेविएशन निकालना है, फिर हमको एंगुलर डिस्पर्शन निकालना है। ये सब हमको पढ़ना है थिन प्रिज्म्स में। और हमको डिस्पर्सिव पावर पढ़ना है, या डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। जिसको नोटेशन पता हो मैं नोटेशन बता देता हूँ। मीन डेविएशन में हम डेल्टा मीन निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा फॉर येलो कलर। अभी समझ में आएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। एंगुलर डिस्पर्शन को हम डेल्टा वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड बोलते हैं, यह एंगुलर डिस्पर्शन होता है। और लास्ट में डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमको थिन प्रिज्म्स में पढ़नी है, ठीक है। यूज़ यही सब होगा जो बेसिक हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं नॉर्मल प्रिज्म्स के लिए। बस ध्यान से समझ लो ना, क्या होगा, ए का वैल्यू छोटा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। फॉर्मूला तो अभी भी वही लगेगा, ठीक है। तो ये रिवीजन वाला पार्ट आई होप तुमको समझा होगा। ऐसा कोई परेशानी का बात नहीं है, लेक्चर देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये एकदम सिंपल तरीके से समझाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। तो तुम देखोगे तो तुमको समझेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं इनको थिन प्रिज्म्स पे ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। एक केस कंसिडर करते हैं थिन प्रिज्म का। देखो ध्यान से, सपोज जैसे मेरे पास ये एक थिन प्रिज्म है, ये जूम करके बनाया है बहुत थिन, ध्यान रखना। इसका ए जो है वो लेस दैन इक्वल टू 10 डिग्री है, ठीक है। देखो इसमें ज़रा प्रिज्म के बारे में हम ठीक से समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये जो थिन प्रिज्म है, इस थिन प्रिज्म का ए बहुत छोटा होने के वजह से, ए बहुत छोटा मतलब ये बहुत पतला है, तो इसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, मैं इसको थोड़ा तुमको बना के दिखाऊंगा, ध्यान देना। ये जो आई है और ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा और ये यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये जो ई बन रहा है, ध्यान दो, ये ई और ये आई, ये दोनों बहुत छोटे होते हैं, ध्यान से सुनो। और ये अपना डेल्टा, ठीक है, ये अपना डेल्टा। तो ये ई और आई बहुत छोटे होते हैं। कैसे भी इमेजिन कर लो, या इमेजिन करवाता हूँ। इसे देखो, ये एक छोटा सा प्रिज्म है, थिन प्रिज्म, या ये एक पतला सा प्रिज्म है ऐसे, ये अपना एक थिन प्रिज्म है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, इस पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ी और ये मेरा नॉर्मल। तो देखो ये एंगल आई छोटा हुआ ना, ये बाहर आया, ये नॉर्मल, ये एंगल ई छोटा हुआ। और अच्छे से इमेजिन करो, देखो यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये छोटा, ये यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये ई छोटा। तो आई और ई बहुत छोटे होते हैं। आई होप तुमको समझ में आया होगा क्या बात की है मैंने। आई और ई बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, फाइन। तो अगर आई और ई बहुत छोटे हैं तो हम क्या बोलेंगे, सिंस फॉर थिन प्रिज्म्स, आई एंड ई आर वेरी स्मॉल, है ना। सिंस आई एंड ई आर वेरी स्मॉल, तो वही पुराना घिसा पिटा अपना अप्रोक्सीमेशन जो बार बार यूज़ कर रहे हैं हम लोग। घिसा पिटा मतलब बहुत काम का अप्रोक्सीमेशन। हमको मालूम है साइन आई विल बी नियरली इक्वल टू आई एंड साइन ई विल बी नियरली इक्वल टू ई। ये मैंने अभी एडवांस में इसलिए लिख दिया है क्योंकि तुमको पहले से हिंट हो जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। हमको साइन ई को ई से रिप्लेस करना है और साइन आई को आई से रिप्लेस करना है टू डिराइव दिस डेविएशन फॉर्मूला, ठीक है। ये डेविएशन फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको ये करना होता है, इसलिए मैंने पहले ही तुमको बता दिया है कि क्या करना है। अब देखो हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और ये जो पॉइंट ऑफ इमर्जेंस है। इसको नाम दे दो, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू। हम दोनों पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट पॉइंट पी। मैं दो कॉलम्स बना लेता हूँ, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाता हूँ पॉइंट ए पी पे एंड एट पॉइंट क्यू। देखो हमको क्या मालूम है हमको मालूम है दैट पॉइंट पी पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो हमको मिलेगा साइन आई बाई साइन R1। याद है यहाँ जो पहला रिफ्रैक्शन एंगल आता था इसको हम R1 नाम देते थे, और यहाँ जो दूसरा रिफ्रैक्शन एंगल आता था इसको हम R2 नाम देते थे। तो साइन आई बाई साइन R1 दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये बेसिक स्नेल्स लॉ आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये अप्लाई किया तो हमको मालूम है आई बहुत छोटा है। अच्छा, आई छोटा हुआ तो आर छोटा नहीं होगा क्या? अरे फिर वही बात, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। तो ये अगर रिफ्रैक्ट हो रही है लाइट तो ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना। आई छोटा आर भी छोटा, समझ में आई बात? आई छोटा तो आर भी छोटा। तो अगर आई और आर छोटे हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू आई बाई आर वन। समझ में आया? तो यहाँ से आई का वैल्यू देखो क्या मिल जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा एन आर वन। ये हमको निकालना था। दूसरा चीज़ यहाँ पॉइंट क्यू पे लगाते हैं। पॉइंट क्यू पे लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन आर टू, दिस विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझा कैसे? अगर मैं इसी रे को ऐसे अंदर जाता हुआ इमेजिन कर लूँ तो ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल, तो यहाँ से इंसिडेंस एंगल ई है और रिफ्रैक्शन एंगल आर टू है। तो अप्लाई किया तो फिर से हमको ये फॉर्मूला मिल गया और हमको मालूम है ई किसके इक्वल है? साइन ई के इक्वल है और आर टू छोटा है। सो दिस कैन बी नियरली इक्वल टू ई बाई आर टू। तो यहाँ से ई और आई का वैल्यू हमको मिल गया है, ई का वैल्यू मिलता है एन आर टू। ये हमको चाहिए था। अब इसका यूज़ करेंगे हम इन डेविएशन फॉर्मूला। हमको मालूम है सिंस फॉर एनी प्रिज्म, हमने ये चीज़ डिराइव की है, ध्यान रखना। सिंस फॉर एनी प्रिज्म व्हाट डू वी नो? वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। अभी ये लिखा ना हमने? अरे फिर वही बात, अभी तो ये रिवीजन में बताया ना। देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आई की जगह एन आर वन प्लस ई की जगह एन आर टू माइनस ए। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू एन कॉमन लिया, हमको बचा आर वन प्लस आर टू माइनस ए। अब ये जिसको जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जो पिछला लेक्चर देख के आया होगा उसको पता होगा। जिसको नहीं पता है मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो ज़रा, अगर कोई मेरे पास प्रिज्म है, कोई भी प्रिज्म है, ध्यान दो, कोई भी प्रिज्म है, उस पर एक रे ऑफ लाइट पड़ी, रिफ्रैक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, तो ये मेरा लेट्स से ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 और ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हमको मालूम है किसी भी प्रिज्म के लिए हमने एक चीज़ डिराइव की है, जो कि पिछले लेक्चर में ही डिराइव की है, कुछ नया बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पिछले लेक्चर में ये चीज़ हमने डिराइव की है, वो ये कि जो ये R1 और R2 होते हैं, दोनों का सम A के इक्वल होता है। ये फॉर एनी प्रिज्म तुमको पता होना चाहिए, किसी भी प्रिज्म के लिए ये चीज़ ट्रू है। तो यहाँ मैंने बता दिया है, इसको समझ के रखना। अप्लाई करते हैं। देयरफॉर डेल्टा विल बी इक्वल टू n टाइम्स R1 प्लस R2 क्या हो गया? A माइनस A। सो देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू A कॉमन ले लो, n माइनस 1। ये है डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या डेविएशन इन थिन प्रिज्म्स। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द डिस्पर्शन एंड डेविएशन। मैं तुमको अभी इसके बाद डिस्पर्शन पढ़ाता हूँ, फिर तुमको समझ में आएगा कि क्यों ये फॉर्मूला ज़रूरी है। सर आप तो सभी ज़रूरी बोलते हो, क्या करें, फिज़िक्स ही ज़रूरी है। चलो ये नोट डाउन कर लो, डेविएशन फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अब इस डेविएशन फार्मूला का यूज़ करके हम अलग अलग कलर्स के डेविएशन को समझेंगे, और अलग अलग कलर्स का डेविएशन पता चल गया तो हम मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन, ये सब निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम थोड़ा डिस्पर्शन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, नोट डाउन कर लिया ना? चलो देखो अब कुछ चीज़ें समझते हैं ज़रा प्रिज्म से। प्रिज्म या बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स मैं बोलूँ तो डिस्पर्शन के बारे में तुमको मैं थोड़ा बताता हूँ। देखो डिस्पर्शन ऐसा चीज़ है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, डेफिनेशन तो पढ़ ही रखा होगा। डेफिनेशन होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता क्यों है या होने का रीज़न क्या है? रीज़न तुमको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, रिफ्रैक्शन में, फर्स्ट लेक्चर मतलब ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं,
रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लेक्चर, आई गेस ऑप्टिक्स 04 था वो, हाँ बराबर, ऑप्टिक्स 04 में हमने पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिस्पर्शन, कि डिस्पर्शन होता क्यों है। मैंने तुमको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ पे डिपेंडेंट होता है, और जो डिपेंडेंस है वो कुछ ऐसा है, देखो, वी नो सिंस refractive index is inversely proportional to wavelength. Now this is very important to understand the dispersion in the first place. अगर dispersion समझना है तो ये पता होना चाहिए। ये मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया है। जिसको ये चीज़ नहीं पता है, ऑप्टिक्स 04 देखो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक है, वहाँ से 04 को ओपन करो। देखो इसका यूज़ करके हमको क्या समझ में आ रहा है, हमको मालूम है वाइट लाइट जो होती है, ये जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, इज़न्ट इट? सर ये क्या बता रहे हो, ये तो सबको पता है। हाँ सबको पता है, मालूम है मेरे को, फिर भी बता रहा हूँ। देखो विबग्योर में 7 कलर्स होते हैं, और एक चीज़ हमको पता है कि जैसे जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं, वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। किसमें? विजिबल स्पेक्ट्रम में या वाइट लाइट पार्ट में। अब अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, इस फॉर्मूले से अप्लाई करो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम होगा। वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी जब तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। यानी वॉयलेट के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, रेड के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तुम तो बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट होता था। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता है। दिस इज़ वेयर यू विल लर्न कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो खुद कलर पे डिपेंडेंट है। अलग अलग कलर की लाइट डालोगे तो मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि मीडियम अलग अलग कलर्स को अलग अलग बेंडिंग देगा। कुछ कलर कम बेंड होंगे, कुछ कलर ज़्यादा बेंड होंगे। देखो अब यहीं से समझ में आ रहा है, हमको मालूम है कि सिंस व्हेन n इंक्रीजेस डेल्टा इंक्रीजेस, अभी बताया ना फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो ये दूसरा फैक्टर यही था ना, रिफ्रैक्टिव, सॉरी तीसरा फैक्टर नहीं, पहला ही फैक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ता है तो डेल्टा बढ़ता है। या तीसरे फैक्टर में बताया जब लैम्डा कम होता है तो डेल्टा बढ़ता है, या लैम्डा जब बढ़ता है तो डेल्टा कम होता है, याद है? तो ये फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में लेके चलें तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ जाने पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो यहाँ जाने पे डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पे डेविएशन बढ़ रहा है ना, तो उल्टा भी तो ट्रू होगा। सो देयरफॉर, या सिंस हम लोग लिख लेते हैं ऑल्सो, सिंस n फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन n फॉर रेड, so therefore deviation for violet will be greater than deviation for red। इसी चीज से n बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। n किसका ज़्यादा है? वॉयलेट का, रेड का कम है, तो डेविएशन किसका ज़्यादा होगा? वॉयलेट का, रेड का कम होगा। तो इन 7 कलर्स में से सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो वॉयलेट होता है, और सबसे कम जो डेविएट होता है वो डेल्टा होता है। और यही रीज़न है कि डिस्पर्शन होता है। जैसे सपोज हम लोग एक ग्लास स्लैब के थ्रू डिस्पर्शन पढ़ लेते हैं। ये सपोज एक ग्लास स्लैब है, इस पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ी, और ये रे ऑफ लाइट वाइट लाइट है, ध्यान से सुन लो, ये रे ऑफ लाइट वाइट लाइट है, इसमें विबग्योर है। तो देखो पहला चीज़ क्या होगा या होगा क्या, अगर ये मेरा नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगा, तो वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा बेंड होगा। वेरएज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए सबसे कम होगा, तो रेड कलर सबसे कम बेंड होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेंड नहीं होगा, बेंड होगा बट सबसे कम बेंड होगा। कलर्स में भी अलग अलग अमाउंट की बेंडिंग है। तो यानी ये अगर मेरा वॉयलेट कलर इतना बेंड हुआ है तो रेड कलर इतना बेंड हुआ है, लाइक दिस। यही देखो, यही चीज़ हुई है। यहीं पे कलर्स स्प्लिट हो गए हैं, ये मेरा वॉयलेट हो गया है, ये मेरा रेड हो गया है। इसी स्प्लिटिंग को बोलते हैं डिस्पर्शन। अब ये कलर्स जब बाहर आएंगे तो देखो, इसका इंसिडेंस अलग है तो इसका इमर्जेंस अलग होगा, इसका इंसिडेंस अलग है तो इसका भी इमर्जेंस अलग होगा। यानी यहाँ पे हमको अच्छा सा मस्त सा क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा? अरे जहाँ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड ये सब मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रेनबो। यहाँ हमको रेनबो के कलर्स मिलेंगे, विबग्योर, एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी यहाँ ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो वॉयलेट कलर ज़्यादा बेंड हो गया, रेड कलर कम बेंड हुआ, इसलिए कलर स्प्लिट हो गए।
तो ध्यान से समझ लो स्प्लिटिंग हुई कहाँ, पहले ही सरफेस पे हो गई स्प्लिटिंग, वापस आके स्प्लिटिंग हुई क्या, नहीं। स्प्लिटेड कलर्स को क्या स्प्लिट करोगे, तो इसको बोलते हैं डेविएशन विथ डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं, डेविएशन विथ डिस्पर्शन। देखो डेविएशन एंगल अगर मैं निकालूं तो मेरी लाइट जाना यहाँ चाहती थी ना, लाइक दिस, ऐसे जाना चाहती थी लाइट, ये इसको मैं बोलूँगा डेविएशन इन रेड कलर, और इसको मैं बोलूँगा डेविएशन इन वॉयलेट कलर। किसी को परेशानी, अरे देखो ना, अपने ओरिजिनल पाथ से वॉयलेट इतना डेविएट हुआ है और रेड इतना डेविएट हुआ है, तो ये मेरा रेड कलर का डेविएशन इतना एंगल और ये मेरा वॉयलेट कलर का डेविएशन। तो ज़रा ध्यान से देखो, दिस इज डेल्टा फॉर रेड एंड दिस इज डेल्टा फॉर वॉयलेट, समझा। दिस इज डेल्टा फॉर रेड एंड दिस इज डेल्टा फॉर वॉयलेट, ये रेड के लिए, ये वॉयलेट के लिए। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है वॉयलेट ज़्यादा डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट के लिए ज़्यादा है। तो अभी हमने देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालना है इन थिन प्रिज्म्स। तो अगर मेरे पास किसी थिन प्रिज्म से डिस्पर्शन हुआ है तो उसका डिस्पर्सिव पावर मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं थिन प्रिज्म का डिस्पर्शन पढ़ूँ, या चलो अच्छे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स में लिखते हैं, बढ़िया बढ़िया मतलब टेक्स्ट बुक वाले वर्ड्स में, ताकि जो तुमको समझ में आए एग्ज़ाम वगैरह में दिख जाए। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन प्रिज्म्स। ठीक है, अब हम थिन प्रिज्म्स के थ्रू डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। अच्छा, ये डिस्पर्शन विथ डेविएशन समझ में आया ना, डिस्पर्शन हुआ है लाइट का या डेविएशन हुआ है लाइट का विद डिस्पर्शन, डेविएशन ऑफ लाइट हुआ विद डिस्पर्शन। कभी कभी केसेस होते हैं जहाँ पे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन होता है, कभी कभी केसेस होते हैं जहाँ पे डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन होता है। तो ये थोड़ा हायर लेवल के केसेस हो जाते हैं इसी ऑप्टिक्स पार्ट में। फिलहाल वो अपने को सिलेबस में नहीं है। हमको कौन सा पार्ट है, हमको है डिस्पर्शन विथ डेविएशन, ध्यान रखना, हमको है डिस्पर्शन विथ डेविएशन, यानी डिस्पर्शन भी होगा और डेविएशन भी होगा। समझ में आया, डिस्पर्शन विथ डेविएशन, ओके फाइन। अब देखो रिफ्रैक्शन के प्रिज्म के थ्रू समझ लेते हैं। हम थिन प्रिज्म ले रहे हैं, बनाने के लिए बड़ा बना रहे हैं या, बट ये है थिन प्रिज्म ही। तो ये मेरा ए हो गया। अब देखो होगा क्या, इस पे एक रे ऑफ लाइट पड़ती है। कौन सी लाइट है ये, वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट में कौन से कलर्स हैं, विबग्योर, ये तो सबको पता होगा। तो ये वाइट लाइट पे ये वाइट लाइट को होगा क्या, ये वाइट लाइट को होगा ये कि पहले ही सरफेस पे ये वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पहले ही सरफेस पे ये दोनों लाइट, ये दोनों एक्सट्रीम कलर्स को मैंने स्प्लिटिंग दिखा दिया ना, तो वैसे ही यहाँ भी होगा। यहाँ वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड हो जाएगा ऐसे, और रेड सबसे कम बेंड होगा लाइक दिस। तो क्लियरली देखो, रेड ऐसे आया और वॉयलेट ऐसे आया, और अब इन दोनों सरफेसेस से लाइट बाहर आएगी तो यहाँ मुझे रेड कलर और यहाँ मुझे वॉयलेट कलर, यानी वॉयलेट कलर सबसे नीचे मिलेगा W, और रेड कलर सबसे ऊपर मिलेगा रेड, और इनके बीच में बाकी के 7 कलर्स भी होंगे। ये मत बोलो कि सर बाकी के 7 कलर्स नहीं होंगे क्या, थोड़ा कॉमन सेंस चलाओ। अगर रेड स्प्लिट हो गया है, वॉयलेट स्प्लिट हो गए, रेड और वॉयलेट दूर दूर हो गए, तो रेड और वॉयलेट के बीच में ये जो कलर्स हैं ये कहाँ जाएंगे, ये भी इनके बीच में ही होंगे, यानी यहाँ हमको पूरा का पूरा रेनबो दिखाई पड़ेगा या पूरा का पूरा विबग्योर दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे तुमको MCQs पूछ सकता है कि जब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है या प्रिज्म से डिस्पर्शन होता है तो वॉयलेट कलर कहाँ मिलता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, बॉटम मोस्ट कलर वॉयलेट होता है या टॉप मोस्ट कलर वॉयलेट होता है। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है बॉटम मोस्ट कलर वॉयलेट है और टॉप मोस्ट कलर क्या है, रेड कलर है। ठीक है, चलो फाइन, इतना समझ में आ गया है हमको। अब हमको मालूम है कि अगर थिन प्रिज्म है तो डेविएशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। फॉर थिन प्रिज्म्स के लिए डेविएशन इज इक्वल्स टू A टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1। हाँ या ना, देखो अब ये मेरा लाइट का ओरिजिनल पाथ है, और इस ओरिजिनल पाथ से अगर मैं एंगल ज़रा ध्यान से देखूं, सपोज़ ये मेरा वॉयलेट का पाथ हो गया और ये मेरा रेड का पाथ हो गया, तो ये डेविएशन ऑफ रेड कलर और ये डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, समझा, दिखा कि नहीं। देखो रेड कलर, ये
ओरिजिनल लाइट, ओरिजिनल से रेड कलर इतना आया और वॉयलेट कलर इतना आया, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है अगर मेरे को रेड का डेविएशन निकालना है तो यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का डालना पड़ेगा। अभी पता है ना सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो अगर रेड का डेविएशन निकालना है तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालना पड़ेगा। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं। सो देयरफॉर डेल्टा फॉर रेड विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड -1। समझ में आ गई बात? देखो ए थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ए में मत आर लगा देना प्रीफिक्स या सफिक्स, सॉरी सफिक्स, आर मत लगा देना सफिक्स कि हाँ सर इसमें भी आर लगा देते हैं, अच्छा लग रहा है नहीं, फिर बाद में लिखो ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, तो वो सब मत करो, थोड़ा समझ लो। ये चेंज होता है ना कलर्स के लिए, तो ये चेंज होगा कलर्स के लिए। ये प्रिज्म का बात है, प्रिज्म थोड़ी चेंज हो रहा है, तो प्रिज्म वही है। अब देखो दूसरा चीज़, ऑल्सो डेविएशन फॉर वॉयलेट विल बी ए टाइम्स डेविएशन, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट -1। तो ये दो चीज़ें हमको पता है। हमको निकालना था मीन डेविएशन, हमको निकालना था एंगुलर डिस्पर्शन, और हमको निकालना था डिस्पर्सिव पावर। तो मैं तुमको मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन और फिर ये सब का टर्म्स का मीनिंग बता देता हूँ। ज़रा देखो, जैसे देखो ये रेड लाइट और ये वॉयलेट लाइट, रेड और वॉयलेट आपस में कितने एंगुलर सेपरेशन पे हैं। देखो रेड यहाँ है और वॉयलेट यहाँ है, तो रेड और वॉयलेट का आपस में कितना एंगुलर सेपरेशन है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। इसको क्या बोलते हैं बोलो? एंगुलर डिस्पर्शन। यानी लाइट का डिस्पर्शन एंगल वाइज कितना हुआ है। ये लाइट जा रही थी, एक लाइट, अब ये दो कलर्स में स्प्लिट हुई और बाहर आके ऐसे दिखाई पड़ रही है हमको ये, तो ये एंगल कितना है, एक्सट्रीम कलर्स में कितना एंगल है, यानी लाइट कितनी स्प्लिट हुई है, कितने एंगल पे स्प्लिट हुई है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। या लाइट कितने एंगल पे डिस्पर्स हुई है, कितने एंगल से डिस्पर्स हुई है, उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कोई प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा कब होगा? जब एंगुलर डिस्पर्शन ज़्यादा होगा। डिस्पर्सिव पावर मतलब क्या? डिस्पर्स करने का एबिलिटी। तो डिस्पर्स करने का एबिलिटी कब ज़्यादा होगा? जब ये कलर्स ज़्यादा दूर दूर होंगे, तभी तो क्लियरली विबग्योर दिखेगा ना, ऐसे एक एक डिस्टिंक्ट, यहाँ वॉयलेट क्लियरली, यहाँ रेड, इसी में वॉयलेट रेड चिपका हुआ है, तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना क्लियरली, क्योंकि वॉयलेट रेड अगर चिपका है तो उसके बीच में बाकी के 5 कलर्स भी हैं, तो मिक्स हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होने के लिए हमको एंगुलर डिस्पर्शन ज़्यादा चाहिए होता है। समझ में आई बात? तो ये अपना एंगुलर डिस्पर्शन है। और एक चीज़ है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन होता है मीन कलर का डेविएशन, यानी एवरेज कलर का डेविएशन। या मीन डेविएशन का मीनिंग समझो सिंपल वर्ड्स में, तो एवरेज डेविएशन। ये रेड का डेविएशन, ये वॉयलेट का डेविएशन, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो तो क्या मिल जाएगा? मीन डेविएशन। ठीक है, तो दो टर्म्स हमको पढ़ने हैं, एंगुलर डिस्पर्शन ये मैंने बता दिया, मीन डेविएशन यानी इन दोनों का एवरेज निकालना है। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो एक मीन कलर होता है विबग्योर में, उसका डेविएशन मिल जाएगा तुमको। और जो मीन कलर होता है वो होता है येलो। कौन सा कलर होता है? येलो कलर। येलो कलर जो होता है वो विबग्योर में मीन कलर या एवरेज कलर होता है, इसको हम एवरेज कलर बोलते हैं। ये एवरेज कलर जो डेविएशन फेस करता है उसी को हम मीन डेविएशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। एंगुलर डिस्पर्शन, इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखो। इट इज एंगुलर सेपरेशन between red and violet colors, ठीक है, after dispersion। यानी डिस्पर्शन के बाद रेड और वॉयलेट कलर में जो एंगुलर सेपरेशन है उसी को हम एंगुलर डिस्पर्शन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मैं पूछता ही रह जाऊंगा समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, तुम लोग बोलते ही रह जाओगे हाँ सर, और निकल जाएगा चैप्टर। ऐसे मत करो, थोड़ा समझो भी अच्छे से। अगला टर्म है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन का एक ही डेफिनेशन दूंगा मैं, दिस इज डेल्टा मीन। मीन डेविएशन का एक ही डेफिनेशन दूंगा, दैट इज डेविएशन फेस्ड बाय येलो कलर। ठीक है, येलो कलर के डेविएशन को हम क्या बोलते हैं?
मीन डेविएशन। समझ में आ गई बात? तो ये दो चीज़ें हमको निकालनी है। सो देयरफॉर डेल्टा वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड अगर मेरे को निकालना है तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एंगल निकालना है तो कैसे मिलेगा? अरे डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा आर कर दो, ये बड़ा वाला एंगल माइनस ये एंगल, तो ये बचेगा ना। तो क्लियरली हमको मालूम है डेल्टा वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड विल बी डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। वॉयलेट का डेविएशन माइनस रेड का डेविएशन, वही तो दोनों के बीच में सेपरेशन होगा ना। वॉयलेट का डेविएशन हमने निकाला है, इट इज़ ए टाइम्स एन वी माइनस वन, माइनस रेड का डेविएशन हमने निकाला है ए टाइम्स एन आर माइनस वन। चलो अब ये सब ये पार्ट नोट डाउन कर लो पॉज करके, चांस दे रहा हूँ, चांस दे रहा हूँ मतलब कुछ कर लोगे क्या सर? अरे तुम पॉज कर लोगे फिर भी कोई परेशानी नहीं है, बटन तो तुम्हारे हाथ में है ना। चलो देखो इधर, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ करके हम एंगुलर डिस्पर्शन निकालते हैं। एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला एक बार मिले और मीन डेविएशन का फॉर्मूला एक बार मिले, तब आगे हम बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? बातें तो बहुत सारी हैं करने को, बात करेंगे हम डिस्पर्सिव पावर पे, ठीक है। अब देखो ए, इसको स्प्लिट करते हैं या एक्सपांड करते हैं तो क्या मिल जाएगा? देखो ए कॉमन हो जाएगा, हमको मिलेगा एन वी माइनस वन, ये एन आर माइनस हो जाएगा और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा। कैसे समझा? ये माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, तो ये देखो वन वन कैंसिल हो रहा है, हमको क्या फॉर्मूला मिल रहा है? हमको मिल रहा है ए टाइम्स एन वी माइनस एन आर। दिस इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड, या दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। ये एंगुलर डिस्पर्शन है फॉर दिस थिन प्रिज्म। सिमिलरली अगर मैं मीन डेविएशन निकालूं, ऑल्सो मीन डेविएशन डेल्टा येलो, तो वो इसी फॉर्मूले से मिल जाएगा, वो हो जाएगा ए टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो माइनस वन। कुछ परेशानी यहाँ तक नहीं? इसको और एक फॉर्मूले में रखते हैं, डेल्टा येलो विल बी इक्वल टू डेल्टा वॉयलेट प्लस डेल्टा रेड अपॉन 2। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं किसके लिए? मीन डेविएशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कभी ये डेविएशन दे देगा और पूछेगा मीन डेविएशन बताओ एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए, तुम वहीं पे सोचते सोचते परेशान हो जाओगे कि करना क्या है। करना एवरेज निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल। फाइन, सो देयरफॉर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है? देखो, डिस्पर्सिव पावर मतलब कितना इन कलर्स को प्रिज्म सेपरेट कर सकता है, कितना ज़्यादा डिस्पर्स कर सकता है, उसी को तो हम डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं ना, ओमेगा। सो इट इज़ द एक्सटेंट या एबिलिटी of a prism to split the constituent colors or the colors of, to split the white light into its colors, to split the white light into its colors, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। तो देखो स्प्लिटिंग का जो एबिलिटी है वो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि एंगुलर डिस्पर्शन जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा एबिलिटी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर का, दैट इज ओमेगा। इट इज़ डिफाइंड एज एंगुलर डिस्पर्शन, मैं तुमको फॉर्मूला बता रहा हूँ, एंगुलर डिस्पर्शन अपॉन मीन डेविएशन। ये है फॉर्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा डेल्टा वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड पॉन ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ येलो, ठीक है। ये वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड को तुम चाहे ऐसे लिखो और फिर इसको ऐसे लिखो तो भी फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड अपॉन डेल्टा वाई। ये एक फॉर्मूला बना डिस्पर्सिव पावर का, ओमेगा का। और एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, हमने ये निकाला है ना डेल्टा वॉयलेट विथ रिस्पेक्ट टू रेड, तो ये आता है ए टाइम्स एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय डेल्टा येलो कितना है, ए टाइम्स एन वाई माइनस वन। समझा? तो क्लियरली ए से ए कैंसिल होके हमको क्या मिलेगा, एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये आ गया डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, और ये आ गया डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला डेविएशन एंगल के टर्म्स में। तो ये दो फॉर्मूलाज तुमको याद रखने हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ठीक है, ये डेविएशन डिस्पर्सिव पावर के लिए फॉर्मूला है। और क्लियरली ज़रा ध्यान से देखो, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट कुछ होता नहीं है, पता है। नीचे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका भी यूनिट कुछ होता नहीं है, हमको ये भी पता है। तो क्लियरली ये जो टर्म है ओमेगा, ये यूनिट लेस एंड डायमेंशनलेस है। तो कभी एमसीक्यू वगैरह में दिख गया कि व्हाट आर द या अमंग द फॉलोइंग व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा या डिस्पर्सिव पावर, तो 3 ऑप्शंस दिए होंगे, एक दिया होगा कि नो डायमेंशंस। तो तुम वहाँ अपना सारा फिजिक्स का नॉलेज यूज़ कर लोगे और डायमेंशंस निकालना चालू कर दोगे बुद्धि लगा के, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ गलत ऑप्शन टिक करके आ जाओगे, क्योंकि तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता हो। कॉन्सेप्ट मतलब तुमको ये बेसिक चीज़ नहीं पता होगी कि वो यूनिट एट डायमेंशन लेस होता है। तो परेशान मत होना, ये चीज़ अच्छे से समझ के रखो। डायमेंशन लेस क्यों हो रहा है? क्योंकि यूनिट ही नहीं है, तो डायमेंशन कहाँ से आएगा? यहाँ से भी देख सकते हो, डेविएशन डेल्टा अगर निकालोगे तो डेल्टा का फॉर्मूला डेल्टा का यूनिट रेडियन में होगा या डिग्रीज में होगा। यहाँ भी ये डिग्रीज या रेडियन में होगा, तो डिग्री अपॉन डिग्री कैंसिल हो जाएगा, रेडियन अपॉन रेडियन कैंसिल हो जाएगा। तो एनी विच वेज यू गो और बाय एनी फॉर्मूला यू गो, यू विल गेट द सेम कंक्लूजन कि ओमेगा क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो इतना हमको प्रिज्म्स में पढ़ना होता है ओवरऑल। ये थिन प्रिज्म्स मैंने पूरा एक साथ पढ़ा दिया है आज के लेक्चर में। थिन प्रिज्म से रिलेटेड और कोई चीज़ अपने सिलेबस में नहीं है। ध्यान से एक एक चीज़ को समझ लो मैं क्या बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग वाइट कलर बीइंग स्प्लिटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। वॉयलेट और रेड खाली देखने के लिए बनाया है कि हाँ वॉयलेट और रेड एक्सट्रीम्स पे होते हैं, एक्चुअल में तो 7 कलर्स होंगे। तो ये 7 कलर्स का स्प्लिटिंग होकर ऐसा हमने को डायग्राम मिलता है या ऐसा अपने को बेसिक रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट डिस्पर्शन थ्रू थिन प्रिज्म्स, जो तुमको पता होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से समझ के ले लो। कुछ डाउट रहेगा, कैसा भी डाउट रहेगा तो मुझे बताओ बिंदास, और नहीं डाउट है, सब कुछ समझ में आया है अच्छे से तो भी मुझे बताओ बिंदास। आई होप टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट कि तुमको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं क्लियर कट रख रहा हूँ जो भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि जंबल करके बहुत कुछ तुमको बता दूँ, परेशान हो जाओ, ऐसा नहीं है। बताने को तो है बहुत कुछ, बट स्टिल यू गेट द पॉइंट। तो तुमको मैं फोकस्ड रख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट। तो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।